नमस्कार। लोहिया महाविद्यालय चूरू के बीकॉम पार्ट थर्ड के सभी नियमित स्टूडेंट्स का स्वागत है। मैं महावीर सिंह एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस व्याख्यान में जो कि वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट 3 है, इसमें हम वैल्यूएशन जो रूल्स अपने अभी तक देखे थे, रूल्स 31 तक हमने जो रूल्स का अध्ययन किया था, उसके आगे के जो रूल्स हैं उनके बारे में अपन देखेंगे आज। तो इसके अंदर ये एक है नियम 32। नियम 32 कुछ विशिष्ट प्रकार की आपूर्तियों के संबंध में आपूर्ति मूल्य के बारे में ये नियम 32 दिया हुआ है। तो जिसमें 32(1) तो क्या कहता है कि ये कुछ विशिष्ट आपूर्तियां हैं जिनका मूल्य है वो विशिष्ट तरीके से ही निर्धारित होगा। बस केवल एक लाइन है 32(1) के अंतर्गत तो आपको कि कुछ विशिष्ट जो आपूर्तियां होती हैं उनकी कुछ विशिष्ट तरीके होते हैं मूल्य निर्धारित करने के। तो ये तो आपकी 32(1) की लाइन होती है। अब 32(2) जो है वो उन विशिष्ट आपूर्तियों में से एक आपूर्ति बताती है। 32(2) में 32(2) में जो मनी चेंजर होते हैं, जो विनिमय करता होते हैं, उनके बारे में ये डिसाइड करता है कि किस तरीके से आपूर्ति का मूल्य निर्धारित किया जाएगा। अब यहाँ पर ये समझने की बात है कि जो मनी चेंजर होते हैं, यानी जो वो एक तरह से एजेंट जो कि मनी को एक्सचेंज करते हैं, तो वो मनी एक्सचेंज करने वाले जो व्यक्ति होते हैं इनको मनी चेंजर कहा जाता है। ये वास्तव में एक सेवा की आपूर्ति है, कोई वो माल की आपूर्ति नहीं कर रहे, वो सेवा दे रहे हैं। तो उस सेवा का जो मूल्य होगा वो हम निर्धारित करेंगे। इसके अंदर 32(2) में ऐसे मनी चेंजर के बारे में दो बातें दी गई हैं। एक तो है 32(2)A और एक है 32(2)B। एक 32(2)A है और एक 32(2)B है। यहां पर 32(2)A और 32(2)B के बारे में आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहां पर यह बताया गया है कि सेक्शन जो रूल 32(2)A और 32(2)B में से ये ऑप्शन दिया गया है मनी चेंजर के लिए कि वो चाहे तो 32(2)A अपना ले या 32(2)B अपना ले। इनमें से कोई सा भी जो उसको ज्यादा बेनिफिशियल है वो अपना सकता है रूल। तो 32(2)A में तो क्या बातें दी गई हैं वो अपन देखते हैं पहले। तो जो रूल 32(2)A है वो उसका जो पहला भाग है वो ये कहता है कि यदि जो मनी एक्सचेंज की जा रही है उसमें एक यदि इंडियन करेंसी है यानी रुपया है, एक यदि भारतीय मुद्रा है और दूसरी मुद्रा अन्य देश की मुद्रा है, तो एक मुद्रा अगर भारतीय मुद्रा है उसमें से, तो फिर कहता है कि उसको जो उसका जो मूल्य आएगा वो जो आरबीआई रेट, अच्छा एक मुद्रा भारतीय मुद्रा है और दूसरी बात वो आरबीआई की जो रेट है यानी जिसको अपना संदर्भ दर कहते हैं, रेफरेंस रेट कहते हैं, वो हमें मालूम है। एक मुद्रा भारतीय मुद्रा है और आरबीआई की रेफरेंस रेट आपको मालूम है। तो सेवा का आपूर्ति मूल्य क्या होगा? जितनी यूनिट्स को एक्सचेंज किया जा रहा है वो यूनिट्स तो आप बाहर रखेंगे इनटू में। तो नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी एक्सचेंज्ड, वो तो आपकी नंबर ऑफ यूनिट्स जितनी भी हैं, जैसे मान लीजिए $20 को ही चेंज करना है तो नंबर ऑफ यूनिट्स 20 हो गई, 30 हैं तो 30 हो गई, 50 हैं तो 50 हो गई, 100 हैं तो 100 हो गई। तो नंबर ऑफ यूनिट्स जो एक्सचेंज करनी है वो इनटू डिफरेंस बिटवीन आरबीआई रेट एंड एक्सचेंज रेट। तो ये जो मुद्रा चेंज की जा रही है उसमें उनकी यूनिट्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे आरबीआई रेट और एक्सचेंज रेट के डिफरेंस से। अब आरबीआई की रेफरेंस रेट अपने को मालूम है, मान लीजिए आरबीआई की रेफरेंस रेट 70 रुपये है और यदि एक्सचेंज रेट है मान लीजिए 72 रुपये है, तो 70 और 72 का डिफरेंस 2 हुआ तो 2 से हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये यहाँ पर कहता है कि भाई यदि रेफरेंस रेट है मालूम है तो हम ऐसे निकालते हैं आपूर्ति का मूल्य। दूसरी बात ये है कि एक मुद्रा भारतीय मुद्रा है लेकिन आरबीआई की रेफरेंस रेट मालूम नहीं है। आरबीआई की रेफरेंस रेट मालूम नहीं है कि आरबीआई की रेफरेंस रेट क्या है। तो आरबीआई की संदर्भ दर अगर मालूम नहीं होती है तो सेवा का आपूर्ति मूल्य हम कैसे निर्धारित करते हैं? इसके लिए भारतीय करेंसी में जितने रुपए प्राप्त किए गए या भुगतान किए गए उनका 1% जो है वो क्या होगा? आपूर्ति का मूल्य होगा।
यानी यहां पर जो भी इंडियन करेंसी में जितना रुपया प्राप्त हुआ या पेमेंट किया गया, तो उसको 1% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या आ जाएगी, आपूर्ति का मूल्य हो जाएगा, यदि संदर्भ द्रव्य ज्ञात नहीं है तो। अब यहां पर एक भी मुद्रा यदि भारतीय मुद्रा नहीं है, यानी दोनों ही मुद्राएं विदेशी मुद्राएं हैं, तो फिर हम कैसे निकालते हैं? अब बहुत स्पष्ट बात है कि जब दोनों ही मुद्राएं विदेशी मुद्राएं हैं, भारत की कोई मुद्रा ही नहीं है, तो पहले हम क्या करते हैं, उन दोनों मुद्राओं को भारतीय रुपए में कन्वर्ट कर देते हैं। राइट, दोनों मुद्राओं को पहले भारतीय मुद्रा में कन्वर्ट करते हैं। फर्स्ट यू चेंज बोथ करेंसीज इनटू इंडियन रुपीज, भारतीय रुपए में दोनों मुद्राओं को बदल देंगे। फिर इस प्रकार से बदलने से जो राशि कम आती है उसका 1% से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका पहला ए पार्ट तो क्या हुआ, पहले दोनों मुद्राओं को चेंज करो, फिर जो कम राशि आती है इंडियन रुपीज में उसको 1% से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो आपूर्ति का मूल्य हो जाएगा। ये तो 32(2)(a) बताती है। तो 32(2)(a) में सीधा ही बात है कि भाई आरबीआई रेफरेंस रेट मालूम है, तो आरबीआई और एक्सचेंज रेट दोनों के डिफरेंस को आप नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे। यदि आरबीआई के रेफरेंस रेट मालूम नहीं है तो फिर रिसीव्ड और पेमेंट इन इंडियन रुपीज को 1% से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर एक मुद्रा भारतीय मुद्रा और दोनों ही मुद्रा दूसरी हैं, विदेश की मुद्राएं हैं दोनों ही, मान लीजिए जैसे पौंड और डॉलर हो गया, तो फिर ऐसी स्थिति में अपन पहले उनको इंडियन रुपीज में दोनों मुद्राओं को बदलेंगे, फिर जो राशि कम होगी उस राशि को 1% से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो सेवा की आपूर्ति का मूल्य आ जाएगा। अब ये कहता है कि यदि वो मनी चेंजर चाहे तो 32(2)(b) को भी बना सकता है। 32(2)(b) क्या कहती है वो आप देखिए। 32(2)(b) ये कहती है, 32(2)(b) कहती है कि 32(2)(b) के अंदर जो है वो, इसमें भी वो फर्स्ट सेकंड थर्ड अपना इस तरीके से अलग अलग देखेंगे। 32(2)(b) के अंतर्गत चूंकि अभी अपने बताया कि वो चाहे तो एक स्थान पर बी ले सकता है, ये उसके ऑप्शन पर डिपेंड करता है। तो इसमें पहली बात तो ये दी गई है कि यदि जो पर ट्रांजैक्शन जो वैल्यू है, एक ट्रांजैक्शन की वैल्यू जो है वो यदि 1 लाख रुपए तक है, पर ट्रांजैक्शन वैल्यू, पर ट्रांजैक्शन वैल्यू का मतलब ये होगा कि भी जितने यूनिट्स चेंज करवाई उनकी एक ट्रांजैक्शन की जो लिमिट है वो, मान लीजिए एक ट्रांजैक्शन की वैल्यू जो है वो 1 लाख रुपए या 1 लाख रुपए तक होती है। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाता है कि जितने नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको तो हम बाहर रख देते हैं, उनको तो मल्टीप्लाई करने के लिए बाहर रख देते हैं कोष्टक के, ब्रैकेट के, और फिर अपन क्या लिखते हैं कि जो पर ट्रांजैक्शन वैल्यू है उसको 1% करेंगे, उसका 1% करेंगे, या तो उसका 1% जो वैल्यू आएगी वो और 250 रुपए जो अधिक हो, 250 रुपीज जो अधिक हो। जैसे मान लीजिए एक ट्रांजैक्शन की वैल्यू है वो, जैसे मान लीजिए 90,000 रुपए होती है, तो 1% करेंगे तो 900 रुपए हो गया, तो 900 रुपए हम ले लेंगे, और अगर 10 ट्रांजैक्शन है तो 900 × 10 तो 9,000 हो गई। यदि मान लीजिए ये स्थिति है कि पर ट्रांजैक्शन वैल्यू जो है वो 20,000 रुपए है, पर ट्रांजैक्शन वैल्यू 20,000 रुपए है, तो उसका 1% करने पर 200 रुपए आता है, लेकिन 250 रुपए से कम नहीं हो सकता, तो 250 रुपए लेंगे, और 10 ट्रांजैक्शन है तो वैल्यू 2,500 हो जाएगी। यहां पर ये ध्यान रखें 1 लाख रुपए तक की ट्रांजैक्शन वैल्यू पर ट्रांजैक्शन है, एक ट्रांजैक्शन की वैल्यू है, और इस 1 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन वैल्यू का 1%, 1 लाख रुपए तक जितनी भी हो सकती है, वो 60,000 हो सकती है, 50,000 हो सकती है, 20,000 हो सकती है, 90,000 हो सकती है, 99,999 तक हो सकती है, तो 1 लाख रुपए तक हो सकती है। 1 लाख रुपए तक यानी 1 लाख रुपए से ज्यादा नहीं, 1 लाख तक भी हो सकती है, तो 1 लाख तक हो सकती है। तो 1 लाख तक है तब उसको 1% करते हैं तो मैक्सिमम 1000 आता है, लेकिन ये कहता है कि वो 90,000 है तो 900 हो जाएगा, 50,000 है तो 500 हो जाएगा, लेकिन 20,000 है तो 200 हो जाएगा, लेकिन 200 न लेकर के अपन क्या लेंगे, 250 लेंगे, यानी 250 से कम नहीं हो सकता, और उसको फिर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे। यदि पर ट्रांजैक्शन सेकंड कंडीशन है कि 1 लाख से अधिक है, लेकिन वो 10 लाख रुपए तक अगर पर ट्रांजैक्शन वैल्यू है, तो अब यहां पर देखिए 1 लाख तक के तो 1% कितना होता है, 1000 होता है। 1 लाख से आगे फिर 10 लाख तक 9 लाख होते हैं, और 9 लाख रुपए का
अगर अपन लेते हैं 0.5% तो वो 4,500 बनता है। ठीक है, अब 4,500 और 1 किया तो 5500 रुपए हो गया। यानी हम ये कह सकते हैं कि टोटल मिलाकर के क्या होगा कि इस सेकंड कंडीशन के अंतर्गत जो है वो मैक्सिमम 5500 रुपए हो जाता है। लेकिन अगर हम यूं देखें कि अलग अलग, जैसे मान लीजिए 1 लाख से अधिक है तो मान लीजिए 5 लाख रुपए। अब 5 लाख है तो 0.5% कितना हुआ, 5 लाख का 2,500 हुआ, और 1,000 रुपए वो 1 लाख रुपए था तो 3,500 रुपए उसकी ट्रांजैक्शन की वैल्यूज हो जाएंगे, और उनको नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन से पर ट्रांजैक्शन वैल्यू हो जाएगी, और उसको नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन मान लीजिए 10 है तो उससे 10 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये मैक्सिमम जो है वो इस सेकंड के अंतर्गत 5500 रुपये मैक्सिमम हो सकता है, क्योंकि 1,000 तो 1 लाख तक हुआ और बाकी 9 लाख के लिए 4500 रुपये हुआ, तो 5500 रुपये मैक्सिमम हो सकता है सेकंड पॉइंट के अंतर्गत, है ना, पर ट्रांजैक्शन वैल्यू। अब अपन तीसरी स्थिति आ सकती है कि जब 10 लाख रुपए से अधिक होता है, तो यदि 10 लाख रुपए से अधिक है तो सीधी सी बात है 5500 रुपये तो 10 लाख तक हो ही गया, और अब ऊपर वाली जितनी भी वैल्यूज होती है उन वैल्यू को हम 0.1% से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 10 लाख रुपए से अधिक वैल्यू मान लीजिए उसके अंदर 50 लाख है, तो 50 लाख है तो उसका 0.1% करेंगे, तो 0.1% हो गया तो वो कितना आ जाएगा, अलग ये मतलब जितना आएगा 50,000 रुपये हो जाएगा। 0.1%, तो जैसे 1% अब अगर अपन करते हैं, मान लीजिए 50 लाख का 1% करते हैं तो कितना आता है, 5,000 रुपये आता है, 5,000 रुपये होता है, और 0.1 करते हैं तो 500 आता है। लेकिन यहाँ पर ये राशि जैसे 500 ही बनी तो 6,000 रुपये हो गया। ये कहता है कि जितना भी हो, 10 लाख से ऊपर मान लीजिए 250 लाख रुपये हो गया तो 240 ऊपर वाले 240 का 0.1% कर दो, तो जैसे 2400 रुपये हो गया। इस तरीके से मान लीजिए ये क्या है कि ये राशि अपन डिसाइड करते जाते हैं, और जितनी भी राशि आती है उनका जोड़ यानी 5500 प्लस 0.1% मोर देन 10 लाख। जैसे मान लीजिए 950 लाख रुपए हो गया तो उसका 0.1% किया तो 950 लाख का 0.1 तो 95,000 रुपये हो गया। तो ये राशि कहता है कि ये मैक्सिमम लिमिट इसकी जो है वो 60,000 रुपये तक ही हो सकती है। मैक्सिमम लिमिट ये 60,000 रुपये कौन सी है, 5500 प्लस 0.1% ऑफ मोर देन 10 लाख। दोनों को जोड़ के अगर वैल्यू 60,000 रुपये से ज्यादा आती है यानी 5500 प्लस 0.1% ऑफ मोर देन 10 लाख, इनकी दोनों की जोड़ यदि 60,000 रुपये से ज्यादा आता है तो 60,000 लेंगे, और यदि जोड़ 60,000 से कम होता है तो वो कम जितना आएगा वो लेंगे। भाई जैसे मान लीजिए ये आया, ये तो 5500 रुपये है ही, और प्लस 0.1% आपने जोड़ा तो मान लीजिए वो वैल्यू आई 55,000 रुपये आई। 0.1% ऑफ जितनी भी राशि है, जैसे वो 550 लाख है कितने है, तो उसकी 0.1% किया तो वो कितना आया, वो मान लीजिए 55,000 रुपये आया। तो 55,000 प्लस 5,500 तो 60,500 हो गया। अब 60,500 न लेके हम 60,000 ही लेंगे, लेकिन यदि 5500 प्लस मान लीजिए 50,000 है तो 55,500 बना तो हम 55,500 लेंगे। तो मैक्सिमम राशि 60,000 है, 60,000 से ज्यादा अगर इस ब्रैकेट की वैल्यू होती है तो हम 60,000 ही लेते हैं। बस इतनी सी ध्यान रखने की बात है और कोई बात नहीं। ये हमने रूल बी का लिया। अब वो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो बी के हैं वो जोड़ के देख लेगा कि भाई इनमें से जिस तरीके से आता है तो कितनी उसकी जो वैल्यू आती है, और पहले वाली पोजीशन देख करके ए में देख लेता है कि कितनी आती है। अब जो उसके लिए बेनिफिशियल है उसको वो अपना सकता है, ये ऑप्शन दिए गए हैं उसको। अब हम 32.3 पर आते हैं। 32.3 रूल है वो हवाई जहाज के जो टिकट एजेंट होते हैं उनके लिए आपूर्ति का मूल्य है, क्योंकि वो भी एक सेवा दे रहे हैं। वो टिकट जो एजेंट है वो केवल सेवा दे रहे हैं, तो इसमें तो सीधा सा रूल है, यदि वो घरेलू यात्राओं की टिकट बुकिंग का कार्य करता है तब तो जो उसका बेसिक फेयर है उस टिकट के अंदर उसका 5% हो जाता है, और यदि विदेशी यात्राओं के लिए है यानी घरेलू यात्रा से बाहर दूसरे देशों की यात्राओं के लिए कोई टिकट बुकिंग का है तो उसकी जो बेसिक फेयर है उसका 10% हो जाता है। बस इतना सा आप अंतर ध्यान रख लें कि घरेलू वाले के लिए तो 5% है और विदेश के लिए 10% है।
और यहां पर बेसिक फेयर का मतलब वो होता है कि वो किराया जिसके ऊपर उस एजेंट को कमीशन मिलता है उसको हम आधारभूत किराया यानी बेसिक फेयर कहते हैं। नियम 32(4) क्या कहता है, ये देखिए, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो होता है उसके ऊपर जो, चूंकि लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस भी क्या है, ये भी एक सेवा देने वाला बिजनेस है, तो लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस करने वाली जो कॉर्पोरेट्स या कंपनी जो होती हैं उनके लिए जो आपूर्ति का मूल्य हम कैसे डिसाइड करते हैं, इसका सबसे पहला नियम तो ये है कि यदि कोई पॉलिसी ऐसी है जिसके अंदर रिस्क और इन्वेस्टमेंट दोनों फैक्टर इन्वॉल्व हैं, यानी जोखिम और विनियोग दोनों तत्व इन्वॉल्व हैं, और इस प्रकार की जो पॉलिसी है उसके बारे में पॉलिसी होल्डर को ये मालूम है कि भाई आपकी रिस्क और इन्वेस्टमेंट दोनों के इसको कवर कर रही है, ये उसको सूचना भी है, तो हम क्या करते हैं, केवल जो रिस्क वाला है वो रखते हैं, इन्वेस्टमेंट वाले फैक्टर को हटा देते हैं। ठीक है, तो विनियोग या जो बचत के लिए आवंटित राशि को घटाने के बाद शेष जो प्रीमियम बचता है वही उसका आपूर्ति मूल्य मान लिया जाता है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे मान लीजिए 10,000 रुपये का प्रीमियम है, उसमें से 40% अगर इन्वेस्टमेंट का है और 60% रिस्क का है, तो रिस्क वाला जो है 6,000 वही आपूर्ति मूल्य माना जाएगा। दूसरी पॉलिसी हो सकती है सिंगल प्रीमियम प्लान। अगर सिंगल प्रीमियम प्लान है तो फिर तो कोई बात नहीं, सिंगल प्रीमियम प्लान के अंतर्गत ये कहता है कि जितनी भी प्रीमियम की राशि होती है उस प्रीमियम की राशि का 10% जो है वो हम क्या लेते हैं, आपूर्ति का मूल्य लेते हैं। ऐसा एकल प्रीमियम जो है वो ऊपर ए वाली पॉलिसी नहीं होनी चाहिए, वो जो इन्वेस्टमेंट और रिस्क वाली वो पॉलिसी ना करके अन्य कोई भी पॉलिसी है जिसमें सिंगल प्रीमियम प्लान है तो उसका 10% जो है वो हम क्या लेते हैं, आपूर्ति का मूल्य लेते हैं। और इन ए और बी के अलावा अगर कोई इसमें एक वो केवल रिस्क वाली भी है, तो केवल रिस्क वाली है तो रिस्क का जो मूल्य है वो हो जाएगा। भाई जैसे अपन ने ए में देखा कि ए और में ये देखा कि भाई जिसमें विनियोग और इन्वेस्टमेंट और रिस्क दोनों है तो विनियोग हटा दिया, केवल रिस्क बच गया, और केवल रिस्क वाला है तो पूरा ये मूल्य ले लेंगे, जो कि अपन ने डी में बताया है कि केवल जोखिम से बचने का बीमा है तो संपूर्ण प्रीमियम ही आपूर्ति का मूल्य होगा। अन्य कोई भी स्थिति है तो उसके अंदर इन तीनों चीजों के अलावा कोई जोखिम वाली नहीं है और ये इनके अलावा कोई अन्य स्थिति वाली कोई प्रीमियम वाली है, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं कि पहले साल के प्रीमियम को तो हम लेते हैं 25% और आगे के उत्तरोत्तर जो प्रीमियम होंगे उनका 12.5% आपूर्ति का मूल्य बना लिया जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, पहले साल के प्रीमियम का 25% कर लो और आगे वाले प्रीमियम का 12.5% कर लो, वो आपूर्ति का मूल्य हो जाएगा। अब इन चार के अलावा कुछ ऐसी पॉलिसी हो सकती हैं जो वास्तव में करमुक्त होती हैं, वो उनका आपूर्ति का मूल्य 0 माना जाता है। ऐसी आपूर्ति में जैसे आम आदमी बीमा योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत किया गया बीमा, ये पूर्णतया जो है उनका मूल्य 0 माना जाता है, आपूर्ति का मूल्य इनका 0 माना जाता है। लेकिन यदि कोई अनुमोदित योजना के अंतर्गत कोई बीमा करवाया गया है और यदि ऐसी बीमित राशि 50,000 रुपए से अधिक नहीं है, 50,000 रुपए तक ही अगर ऐसी बीमित राशि है तो वो भी उसके आपूर्ति मूल्य भी 0 माना जाता है। लेकिन अनुमोदित केंद्र 50,000 की लिमिट है, आम आदमी बीमा जो प्रधानमंत्री वाले केंद्र कोई लिमिट नहीं है, वो संपूर्ण जो है उसका मूल्य जो है वो बीमित राशि और उसका जो प्रीमियम है वो पूरा का आपूर्ति मूल्य उसका 0 माना जाता है। अब नियम 32(5) आ जाता है। 32(5) क्या कहता है कि जो सेकेंड हैंड गुड्स केंद्र है उनका जब आपूर्ति की जाती है तो उसका आपूर्ति का मूल्य क्या होता है, जिसको पुराने उपयोग में लाए गए माल, यानी जैसे मान लीजिए ऑफिस के अंदर कंप्यूटर काम लिया और उसके बाद में कुछ समय के बाद बेच दिया, फर्नीचर कुछ काम लिया और पड़ा है उसको सेकेंड हैंड के रूप में हो गया, बेच दिया, तो ऐसे जो पुराने उपयोग में किए गए सेकेंड हैंड गुड्स हैं उनको जब आपूर्ति की जाती है तो ऐसी स्थिति में उसका आपूर्ति मूल्य कैसे निर्धारित करते हैं। सीधा सा है, यदि उसने आईटीसी नहीं ली थी, यदि उसने आईटीसी प्राप्त नहीं की थी, तब तो जो आपूर्ति किया गया मूल्य और खरीदा गया मूल्य उसका डिफरेंस, राइट। यदि ऐसे मूल्य पर कोई आईटीसी नहीं ली थी तो ऐसे माल की आउटवर्ड सप्लाई और इनवर्ड सप्लाई का डिफरेंस जो होगा वो क्या हो जाएगा, आपूर्ति मूल्य हो जाएगा। लेकिन यदि उसके ऊपर उसने कोई आईटीसी ले ली थी, पहले आईटीसी ले चुका था, तो ऐसे माल का जितना जो सेल प्राइस होगा, यानी जो उसका वैल्यू ऑफ सप्लाई, जो आपूर्ति का जो मूल्य होगा, जितने में उसको आपूर्ति किया जाएगा वो मूल्य ही उसका क्या हो जाएगा, आपूर्ति का मूल्य हो जाएगा।
राइट। तो ये बात इस के अंतर्गत अपने 32.5 में ध्यान रखना है। और इसके बाद में आता है विशिष्ट आपूर्ति के अंदर 32.6। 32.6 क्या कहता है, ये विशिष्ट आपूर्तियों में 32.6 है, वो बात है कि वाउचर्स वाले, टोकन वाले, इस तरीके की आपूर्ति होती है। तो उनका जो शोधन, जिस स्थिति को शोधन किया जाता है, उसका शोधन का जो मूल्य होता है वही उसकी माल या सेवा का आपूर्ति का मूल्य होता है। ठीक है, तो ये इनके शोधन पर माल या सेवा का मुद्रिक मूल्य होगा, वो 32.6 में आ जाएगा। और 32.7 क्या है, 32.7 जो है वो सरकार द्वारा अधिसूचित व्यक्तियों द्वारा भिन्न व्यक्तियों को जो है के मध्य, सरकार द्वारा अधिसूचित व्यक्तियों द्वारा भिन्न व्यक्तियों के मध्य आपूर्त सेवा का मूल्य, यानी सरकार ने कुछ नोटिफाइड किए हैं पर्सन्स को, उनके द्वारा यदि भिन्न व्यक्तियों के मध्य कोई आपूर्त सेवा का मूल्य है वो शून्य होता है, बशर्ते कि उस पर आईटीसी उपलब्ध हो। अब ये देखिए, ये क्या है, ये नियम क्या है, ये थोड़ा यूं लग रहा है जैसे स्पष्टता था, लेकिन इसमें ज्यादा आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। ये किस प्रकार का सप्लाई है, जैसे मान लीजिए एक ही जो संस्था है उसके कई राज्यों के अंदर बिजनेस है। अब उसका क्या होगा कि उसका पैन नंबर सेम है, वो सेम लीगल एंटिटी है, यानी संस्था तो एक ही है लेकिन उसके बिजनेस जो है वो अलग अलग राज्यों में है। तो अब क्या है, नियमानुसार उसको हर राज्य का जीएसटी नंबर लेना पड़ता है। तो वो ये कहता है कि अगर डिफरेंट जीएसटी हैं, यानी हर राज्य के अलग अलग जीएसटी नंबर हैं लेकिन पैन नंबर और लीगल एंटिटी सेम है, तो ऐसे को हम भिन्न व्यक्ति कहते हैं। ऐसी समस्त संस्थाएं भिन्न व्यक्ति कहलाती हैं। तो ये कहता है कि यदि इन भिन्न व्यक्तियों के मध्य कोई आपूर्ति होती है तो फिर, लेकिन इसमें ये अधिसूचित बता दिया कि इसमें अधिसूचित कुछ नोटिफाइड है, उसके बारे में इसने बताया है कि ऐसे नोटिफाइड जो व्यक्तियों के द्वारा जो है और के जो आपूर्ति है उनको जो है वो क्या माना जाता है, उनकी आपूर्ति को शून्य माना जाता है। लेकिन वो तभी संभव है जबकि उसके ऊपर आईटीसी भी उपलब्ध हो। आईटीसी उपलब्ध नहीं है तो फिर उसको नहीं लिया जाता, मतलब शून्य नहीं माना जाता। तो अगर सेम लीगल एंटिटी, सेम पैन, डिफरेंट जीएसटी वाले यानी भिन्न व्यक्ति हैं, उनके मध्य कोई इस तरीके की आपूर्ति होती है चाहे माल या सेवा की, तो उसका मूल्य शून्य माना जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है 33, जो शुद्ध एजेंट की दशा में सेवाओं की आपूर्ति का मूल्य नियम 33 है। तो ये नियम 33 क्या कहता है, इसमें भी आपको बहुत साधारण सी एक बात बता देते हैं। जैसे इसमें एक एग्जांपल आता है कि भाई एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो किसी संस्था के प्रमोशन के लिए, प्रमोट करने के लिए या उसकी रजिस्ट्रेशन के लिए, एक तरह से हम कह सकते हैं कि उसके पंजीयन की कार्रवाई करने की सारी कार्रवाई करता है, अपनी फीस चार्ज करता है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है यहाँ तक तो। लेकिन यदि वह जो है वो क्या करता है कि अगर शुद्ध एजेंट के रूप में काम करता है, तो शुद्ध एजेंट के रूप में काम करने का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि वो कुछ ऐसी रजिस्ट्रेशन की फीस वगैरह है वो भी अपनी पॉकेट से पेमेंट कर देता है, और उसके बाद में वो जो कंपनी है वो उसको रिम्बर्स कर देती है वो खर्चा। तो यहाँ पर ये कहता है कि जो टोटल राशि वो वसूल करता है अपनी फीस और वो रजिस्ट्रेशन का खर्चा, तो उनमें से रजिस्ट्रेशन का खर्चा उसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं माना जाता है, केवल उसके द्वारा जो ली गई फीस है वही उसकी आपूर्ति, सेवा की आपूर्ति का मूल्य माना जाएगा। लेकिन यदि वो इस तरीके की कंडीशन ये कहता है कि यदि वो आप उसके उनके अनुबंध में इस प्रकार के व्यय का यदि प्रावधान नहीं था, तो फिर ऐसे किए गए व्यय जो हैं वो भी सेवा की आपूर्ति का भाग होते हैं। भाई सीधी सी बात है कि इस तरीके की बात कॉन्ट्रैक्ट में अगर है तब तो ठीक है, माइनस हो जाएगी। लेकिन यदि वो इस तरीके की बात उनके कॉन्ट्रैक्ट में नहीं थी, फिर उनसे वो पैसा ले रहा है, तो फिर वो कहता है कि वो उसको सेवा की आपूर्ति का मूल्य मान लिया जाएगा, उन खर्चों को भी। और नेक्स्ट आपके है नियम 34, ये भारतीय रुपये को छोड़ करके और अन्य सभी मुद्राओं के विनिमय दर। अब अपने ऊपर देखा था एक्सचेंज रेट, आरबीआई रेट, तो यहां पर एक्सचेंज रेट का मीनिंग क्या है? एक्सचेंज रेट का मीनिंग ये कहता है विनिमय दर। यदि सेंट्रल बोर्ड ऑफ कस्टम्स एंड एक्साइज एंड कस्टम्स जो है CBCE, सेंट्रल बोर्ड ऑफ कस्टम एंड एक्साइज, एक तो वो दर होती है वो माल के संबंध में होती है। जब माल की आपूर्ति के बारे में कोई
ये कहते हैं कि वहाँ पर तो जैसे वो था मनी एक्सचेंज करने की बात जो थी, वो रुपए बदलवाते हैं नहीं करने वाले एजेंट की बात थी। यहाँ पर क्या होता है, कई बार जैसे मान लो माल है वो भेजा, डॉलर में भेजा, रुपए में भेजा, रुपए से डॉलर में बदला, तो होता ही है कि एक देश से दूसरे देश में भेजते हैं, तो जब भेजने वाले देश की मुद्रा अलग होती है, पाने वाले देश की मुद्रा। तो अगर ऐसी मुद्रा की विनिमय वाली बात है यहाँ पर, तो विनिमय दर जो है वो यदि माल की आपूर्ति की गई है तब तो ये कह दिया कि भी जो सीबीसी जो ने जो निर्धारित दर की है वो दर अपन काम में लेंगे, उससे मल्टीप्लाई करेंगे, उसके हिसाब से उसकी वैल्यू डिसाइड हो जाएगी। और यदि सीबीसी सेवा की आपूर्ति है तो फिर ये कहता है कि जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोलते हैं उसको, GAAP, उसके अनुसार जो दर होगी वो निर्धारित दर काम में ली जाएगी। तो यहां पर यदि ये देखना है सीधा विनिमय दर के बारे में, यदि माल की आपूर्ति है तो फिर विनिमय दर कौन सी काम में लेंगे, CBCE की, और यदि सेवा की आपूर्ति है तो GAAP की दर काम में ली जाएगी। ये नियम 34। और नियम 35 लास्ट जो है वो सिंपल बात है कि यदि जो वैल्यू ऑफ सप्लाई अगर इंक्लूडिंग जीएसटी है तो फिर वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे ज्ञात करेंगे, इंक्लूडिंग जीएसटी जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है इसको इंटू करेंगे 100/100 प्लस रेट से, मल्टीप्लाई कर देंगे टैक्स रेट से, तो वो वैल्यू ऑफ सप्लाई आ जाएगी। जैसे मान लीजिए 1,28% वाली कोई रेट है और अगर 1,28,000 रुपये आपको वैल्यू दी गई है इंक्लूडिंग टैक्स, तो 1,28,000 इंटू 100/128 तो 1,00,000 रुपये वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो अगर इंक्लूडिंग टैक्स है तो इसको निकालने के लिए इंटू टैक्स रेट अपॉन 100 प्लस टैक्स रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो वैल्यू ऑफ सप्लाई आ जाएगी। ये नियम 35 के अंतर्गत बताया गया है। प्रिय छात्रों, इस प्रकार से अपन समस्त रूल्स के बारे में अपन ने अध्ययन कर लिया है। ये रूल जो थे ये सारे रूल्स 27 से लेकर 35 तक बिल्कुल सिस्टमेटिकली आपको सारे रूल्स के बारे में बताया गया है और सभी रूल्स के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। आगे अपन सवाल देखेंगे न्यूमेरिकल, वो सभी सवाल इन रूल्स के अनुसार जो है वो अलग अलग सिचुएशन के अनुसार अपन कई तरीके की प्रॉब्लम्स को अपन सोल्व करेंगे। तो सभी रूल्स का अपने को नॉलेज होना जरूरी है। आप समय समय पर मेरी दी गई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के नीचे जो PDF है उसको आप देख करके आप आराम से उसको पढ़ सकते हो। यदि आप वीडियो नहीं देखना चाहे तो PDF देख लीजिए, प्रिंट लेना चाहें तो प्रिंट ले लीजिए, डाउनलोड करना चाहें डाउनलोड करके देख सकते हैं, जैसी भी आपकी सुविधा हो। बहुत बहुत नमस्कार, आज के लिए इतना ही।